बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया अफजाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोईत पीरज़ादा। सुबह से हम ये 92 न्यूज़ पर लाइव टेलीकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तहरीक अदम एतमाद जो कि कई दिनों से सिलसिला जारी है लेकिन फ़िलहाल किसी मंतकी अंजाम को पहुँचते दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्पीकर साहब के पास आज रात 12 बजे का वक्त है कि वो वोटिंग कराएं। अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने तकरीरें की हैं नेशनल असम्बली में और साथ ही साथ जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी भी काफ़ी तकारीर हुई हैं, जहां हुकूमती वज़रा ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तकरीरों में कि ये तमाम तर जो है एक आलमी साजिश है और अमेरिका के कहने पर हुआ, और अपोजिशन लीडरान जो हैं वो अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं और वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाना चाहते हैं। ये एक साजिश है। वहीं पर बार बार अपोजिशन के रहनुमा स्पीकर से ये मुतालबा करते दिखाई दिए कि फौरी तौर पर वोटिंग कराएं। हम नहीं चाहते कि कल को सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ हमें जाना पड़े और आप ऐसा करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, आप वायलेशन में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। अभी तक की सूरत हाल ये है कि सुबह से लेकर अभी तक एक और चौथा वक्फा जो है वो नेशनल असम्बली की इस कार्रवाई में हुआ है। ये कल से ही खबरें आ रही थी कि हुकूमत ये सोच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि प्रोरोग नहीं कर सकते आप इस इजलास को जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, तो कोई बात नहीं, हम एडजर्न तो कर सकते हैं। तो बहरहाल बार बार इसमें वक्फे लिए जा रहे हैं। अभी जो है वो इशा की नमाज के लिए ब्रेक ली गई है। इस वक्त एज वी स्पीक कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि ट्रैक 2 भी चल रहा है। कहीं पस पर्दा वज़ीर आज़म साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करें, मज़ीद केओस ना इस वक्त मुल्क में खड़ा करें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं, उनकी पूरी टीम भी जानती है कि नविश्ता दीवार क्या है। उनके कुछ वफाकी वज़रा तहरीक अदम एतमाद से पहले ही, अभी जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, अली ज़ैदी हैं, उन्होंने ट्विटर पे बहरहाल अपना जो उनका जो पोर्टफोलियो था उसको भी तब्दील कर दिया है। उसमें उन्होंने फॉर्मर का वर्ड जो है ऐड कर दिया है। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी पहले फॉर्मर किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद उनको किसी ने कहा, वापस उन्होंने मिनिस्टर का जो ट्विटर हैंडल पे नाम अपना कर दिया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है। पहले तो डॉक्टर मोईत पीरज़ादा आपके तबसरे से मैं शुरू करूंगी। ये वाकई आपको लग रहा है कि 12 बजे से पहले, क्योंकि अभी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी इत्तला आई है, वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक ये इजलास चलेगा आज का? जी देखिए साहब, ये कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं है क्योंकि जो लीगल इंटरप्रिटेशन दो किस्म की हैं। एक वो लीगल इंटरप्रिटेशन है जो अपोजिशन के रहनुमा देते हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सेशन को बहाल किया ये वही 3 अप्रैल का सेशन वापस आ गया और 3 अप्रैल चूँकि आखिरी दिन था, 7वां दिन था अदम एतमाद की तहरीक का, इसलिए इसको आज के दिन में हर सूरत निपटना है, ख़त्म होना है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि सेशन को शुरू किया जाएगा 10:30 बजे और जब तक इस पर वोटिंग नहीं हो जाती येस और नो की शक्ल में ये सेशन जारी रहेगा। ये क्लियर नहीं है कि सेशन को आज रात को ख़त्म होना है, ये सेशन अगले 1-2 दिन भी चल सकता है जब तक कि कोई फैसला नहीं होता। इसकी अहमियत यह है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हुकूमती वज़रा और नुमाइंदे और PMLN और पीपल्स पार्टी बिहाइंड द सीन आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, जिसमें PTI के लोग खास करके, जिसमें फवाद चौधरी सब सर फहरिस्त हैं, वो अपने बाकी पॉलिटिशियन कोलीग्स को, पार्लियामेंटेरियंस को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस मौके पर हमें अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया है। इसके ऊपर तो खासी एक ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को थी कि वो सिर्फ सरजनश करेंगे, स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी करार देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देंगे, लेकिन पार्लियामेंट को इस हवाले से डायरेक्शंस नहीं देंगे, डायरेक्टिव इशू नहीं करेंगे। तो अगर हम अर्ली इलेक्शन पे चले जाते हैं तो ये मामला खत्म हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी ने इस हवाले से मीडिया से बात भी की, उन्होंने बाकायदा सारा एक्सप्लेन किया, लेकिन वो ये उनकी उस क्रॉस टॉक से, क्वेश्चन आंसर से बात समझ आती है कि जहाँ PMLN के और PPP के बहुत से लोग मुतफिक हैं ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द सीन्स, वहाँ नवाज शरीफ साहब से जो रब्ता किया गया है और जो आसिफ अली जरदारी हैं वो कन्विंस नहीं है। तो यूँ आप कह लें कि दो जो पार्टीज़ के प्रिंसिपल हेड्स हैं वो विड्रॉ नहीं करना चाहते। पार्टीज़ के अंदर ये सेंस है कि ख़तरा ये है कि अगर जिस तरह की सूरत हाल डेवलप करेगी, बिकॉज एक बहुत बड़ा ख़तरा आप लोग महसूस करते हैं कि अगर एक जमात थी इतनी कमज़ोर थी और बेसाखियों पर थी, तो जहाँ 7-8 जमातें मिलकर 172 का नंबर मुकम्मल करेंगी, इसका मतलब है कि ये जो कोएलिशन होगी ये बिल्कुल एक्सटर्नल प्रॉप्स के ऊपर होगी। तो क्या अक्टूबर तक ऐसे हालात रह भी सकेंगे पाकिस्तान में कि इंतखाबात हों, या कोई और ही ऐसी कायोटिक सिचुएशन होगी कि इंतखाबात ही अक्टूबर में ना हो सकेंगे? ये खौफ बहुत से पॉलिटिशियंस के जहनों में इस वक्त है। बिल्कुल सही, अक्टूबर का आपने खुद ही हवाला दे दिया, क्योंकि ECP ने कहा है कि अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज सवाल यही है कि 12 बजे से पहले
तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर साहब वोटिंग कराएंगे या नहीं। इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ काफ़ी दिनों से इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और शाह खबर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, पहले तो ज़रा इसी पे ये जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आप दे दीजिए, क्योंकि हमने जितने लोगों से भी बात की उसमें ज़्यादातर लोगों की राय यही सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप उससे एग्री करें ना करें जो भी है, जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम तस्लीम करते हैं, मनवन तस्लीम करते हैं। चाहे वज़ीर आज़म ने कल अपने खिताब में ये भी कहा कि मुझे मायूसी हुई लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ, तो जब आपने तस्लीम कर लिया तो आज फिर पूरा दिन इस तरीके से इस मामले को इतना ज़्यादा तूल देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों इतना ज़्यादा लटकाया जा रहा है? क्यों वोटिंग नहीं करवा रहे? देखिए सादिया, बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का परसों का जो हुक्मनामा है उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे एक चीज़ लिखी हुई है, गालबन उसका पैरा नंबर 11 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये स्पीकर जो है वो हफ्ते वाले दिन 10:30 बजे या उससे पहले वो जो है एक इजलास मुनक्कद करेंगे जिसमें एजेंडा आइटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रखा जाएगा मोशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर जो है वो फिर इजलास प्रोरोग नहीं कर सकेंगे किसी भी वजह से, दो सूरतों में। एक सूरत ऐसी है कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो अगर नाकाम होती है और वजीर आजम के हक में होती है तो फिर तो इजलास को जो है बर्खास्त किया जा सकता है, उसको प्रोरोग किया जा सकता है। लेकिन दूसरी सूरत में उन्होंने ये किया कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हो जाती है और वजीर आजम जो है वो अपना ओहदा पे बरकरार नहीं रहते तो फिर वो प्रोरोग नहीं हो सकेगा और उस प्रोसेस के फौरन बाद जो लीडर ऑफ द हाउस है उसके इंतखाब का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उस पर कोई ताखीर नहीं की जाएगी। और वो भी उस वक्त तो अब सूरत हाल ये है कि आज जब इजलास हुआ और उससे पहले हमें ये खबर मिल रही थी, उससे एक रात पहले जो पीटीआई की और जो है उनकी सियासी जो कमेटी है उनका जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने हिकमत अमली ये की कि इसको जो है तवालत दी जाएगी इस इजलास में, इसमें फौरी तौर के ऊपर जो है वो ये मोशन नहीं रखी जाएगी और उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो अराकीन है वो लंबी लंबी तकारीर करेंगे और इसको ज्यादा तवालत देंगे। और उसमें फवाद चौधरी साहब ने भी ये तोजी दी थी कि हम प्रोरोग नहीं करेंगे लेकिन वो तो हमारी मर्जी है कि वो इजलास कितने दिन जारी रहता है, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये एक हफ्ता भी आगे चले। अब मसला ये है कि वो जो प्रोरोग करना या उसकी जो वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, उन्होंने कहा कि आप प्रोरोग नहीं करेंगे। प्रोरोग अगर न करें और अगर कार्रवाई कंप्लीट ना हो तो अगले दिन के लिए भी जा सकती है और उसको समझा जाता है कि इजलास जारी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये आज जो कुछ हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है ये उससे काफी जो है इनहराफ है और अभी तक ये सूरत हाल जो है वो सामने है। लेकिन अगर ये सेंस प्रिवेल कर जाए और 12 बजे से पहले है, लेकिन इसमें सुप्रीम एक चीज कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद हो जाए है, उसका नुक्ता नंबर 9 जो है शाह खावर साहब, उसमें तो क्लियरली ये बात की गई है कि ये वापस आज यानी 9 अप्रैल नहीं है, आज 3 अप्रैल है, वापस 3 अप्रैल पे भेज दिया है। और उस दिन जो हाउस में जिस तरीके से एज पर द ऑर्डर ऑफ द डे मामलात चलने थे वो ही होंगे, तो उस दिन तो शाह खावर साहब वोटिंग होनी थी। तो अगर आज 3 अप्रैल है तो उस दिन तो एजेंडा पे वोटिंग थी। जी बिल्कुल, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि वो वाली जो 3 अप्रैल वाली सूरत हाल है। जी जी शाह खावर साहब, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा बोल रहा हूं। मैंने भी वो डिसीजन बड़ी दफ़ा गौर से पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो शॉर्ट ऑर्डर है 7 अप्रैल का, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा ही स्पेसिफिक किस्म का ऑर्डर क्रिएट कर दिया पार्लियामेंट के लिए। अगर तो वो एक जनरलाइज ऑर्डर करते कि स्पीकर का फैसला गलत है और इसको दोबारा से कनेक्ट कर देते, फिर जाहिर है एक कॉमन सेंस प्रिवेल करती। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये सेशन शुरू होगा और सेशन उस वक्त ख़त्म होगा जब इसमें या तो करारदाद मंजूर हो जाएगी या करारदाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। इस सूरत में तो ये फिर
इसकी मीनिंग तो ये निकलती, अब तो आगे हमारे ऊपर है ना कि आप इसकी कोई और तशरीह करते हैं, कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कोई और तशरीह करता है। अब तो इसका मतलब है कि सेशन ने कंटिन्यू करना है, इसकी जो कॉमन सेंस, इसकी जो मीनिंग निकलता है, सेशन कंटिन्यू करेगा जब तक या तो करारदाद मंजूर होती है वोटिंग के जरिए या ना मंजूर हो जाती है। इसमें आज के दिन और कल के दिन की तो कोई तमीज है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। इसको तब सुप्रीम कोर्ट ही तशरीह कर सकती है ना इसकी दोबारा कि हम क्या चाहते थे। देखिए बात यह है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम उसको, ये अब सोचने का अंदाज है ना, अगर हम उसको पॉजिटिवली लें तो पॉजिटिव तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं ले सर? हम तो ये कह रहे हैं सर, क्योंकि हम तो इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक इंटरप्रिटेशन मेरी है, एक इंटरप्रिटेशन आपकी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात है? आप मेरी अर्ज तो सुन लें। वोटिंग होनी है, बहरहाल वोटिंग होनी है सेशन के खिताब में। देखिए सर, यहाँ पर एक जब एक सर मेरा मतलब कहने का कि आप अगर मेरे से सवाल करना है तो आप मेरे से कीजिए। मानी जा सकती पीरजादा साहब, मैंने सिर्फ आपके साहब अगर आपने मेरी जवाब पहले नहीं सुनना और अपनी बात करनी है तो फिर मैं चुप कर जाता हूं। मैंने सर सिर्फ पॉजिटिव के लफ्ज़ पे एतराज किया है। जवाब नहीं सर, नहीं आप जरूर, आप सर बड़े हमारे लिए। पीरजादा साहब प्लीज, अगर आप बात कर लें फिर मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा, शाह खाबर साहब मेरे ख्याल से चले गए हैं ट्रांसमिशन से, वो उठ गए हैं। मुझे बड़ा सीरियस एतराज है कि मैंने एक इंटरप्रिटेशन दी है, वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव करें, इसका मतलब है कि दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है वो नेगेटिव है। सिर्फ मतलब ये तो डिक्टेटरशिप हो गई आइडियाज की कि मेरी बात पॉजिटिव है, दूसरे की बात नेगेटिव है। लीगल एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली इसको कल के हवाले से लीगल एक्सपर्ट को अपने आप को देखिए सादिया, लीगल एक्सपर्ट को अपने आप को लीगल एक्सपर्ट समझना चाहिए। कोई लीगल एक्सपर्ट है इस मुल्क में दो जिनकी एक ओपिनियन हो, मुझे बता दें। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मेरी पॉजिटिव का लफ्ज कहां से आ गया? शाह खावर साहब को भी सोच के बात करनी चाहिए। ये इस चीज पे तय है कि जी कोई कहे कि कल चला जाए, आज चला जाए, 2-3 दिन तक सेशन चलता रहे, लेकिन ये सब मानते हैं कि जी वोटिंग होनी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपका फैसला लिख दिया है, वो वोटिंग किए बगैर मामला खत्म नहीं होगा। इम्तियाज गुल साहब, आपको क्या लग रहा है आज की सारी सिचुएशन देखते हुए, खुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदामात अभी जिस तरह इफ्तार पे देख रहे थे कि यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑपोजिशन शोर मचा रही है, स्पीकर को कह रही है जी वोटिंग कराएं, आप आइन की और कानून की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी ना करें। वजीर आजम साहब ऐसे लग रहा था उनको कोई परवाह नहीं है, वो आज शौकत खानम के एक फंड रेजर पे थे एक इफ्तार में, और अब 9 बजे ये भी कहा जा रहा है, खबर आई है कि जी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी कॉल कर ली है, जबकि उनके कुछ वुज़रा ऑलरेडी अपने आप को फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। फरमाइए, क्या किस जानिब जा रही है आपको ये सूरत हाल, क्या लग रहा है? बड़े हिजान है सूरत हाल में सादिया, और जो मोईद साहब भी जिस अंदाज में वो डिस्कशन कर रहे थे शाह खाबर साहब के साथ अच्छा, तो आपने वो हिजानी कैफियत का अंदाजा डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के लहजे से लगाया है। पॉजिटिव नेगेटिव पे ऑब्जेक्ट कर रहा था कि वो अपनी मर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव करके नहीं ठोंस सकते, उनकी तशरीह है, कानून की कोई भी तशरीह कर सकता है। लेकिन मोईद ऐसा है ना, मोईद ऐसा है कि वो तो हर शख्स और हर जो लीगल एक्सपर्ट है वो अपने अंदाज में तशरीह कर रहा है उस हुक्म की, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। 2-4 घंटे में लिखा गया 8 सफ़े का ऑर्डर, इतना मेटिकुलसली लिखा गया सुप्रीम कोर्ट में कि मैं हैरान हूँ कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हुक्म के ज़रिए पाकिस्तान की काबीना, पाकिस्तान की पार्लियामान और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सब के ऊपर एक अम्ब्रेला बन के उसने एक्ट किया है। यानी पार्लियामेंट के स्पीकर को उसने कहा कि 10:30 बजे इजलास बुलाएं और इसी दिन नो कॉन्फिडेंस करें। आपको याद होगा 3 अप्रैल को भी जो एजेंडा था उसमें कोई 2 या 3 दर्जन के करीब एजेंडा आइटम से सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं थी, और ना ही उस दिन वोटिंग होनी थी। वोटिंग कॉन्स्टिट्यूट, अब तो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम तो चूँकि एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है और सबको मालूम है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक जब आती है पहले, तो उसके बाद उसके ऊपर 6-7 दिन बहस होनी होती है। वो बहस तो हुई नहीं है, और जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम तनाजुर को, कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया है जो कि हुकूमती इक़दामात का सबब बना है, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकते बाहर किसी मुल्क में आप इस किस्म का एक फ़ैसला दे दें कि जिसमें आप बिल्कुल हर तरफ गंद फैला हुआ है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, हम आपको कह रहे हैं कि आपने इस मसले पे वोटिंग करवानी है। पूरा जो सिंध हाउस का ऑपरेशन था, या फिर उसके बाद लाहौर में जिस तरह होटल में लोगों को रखा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आया? और फिर हुकूमत का एक बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा चार्ज है
उसको टोटल डिसरिगार्ड करते हुए आप एक फ़ैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो वकील हैं, वो अपने 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 तरीके से इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। मुझसे अभी किसी ने पूछा भी है कि जी आपको सुप्रीम कोर्ट के ये वैसे रूलिंग हम से देख रहे हैं, बड़े दिनों से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जितने भी आप माहिरीने कानून हैं हमारे मुल्क के, आप सही कह रहे हैं कि वो हर एक की इंटरप्रिटेशन में फ़र्क आपको नज़र आता है। मैं शाहद आरिफ साहब माजरत आपकी तरफ नहीं आ सकी सेगमेंट में, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद। थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना इजलास की सदारत भी करेंगे। कुछ वज़रा के बारे में बताया जा रहा है कि पहुंच गए हैं। अब देखना ये कि शाह महमूद साहब, जो ऑलरेडी फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं और आज उन्होंने कहा भी था कि ये शायद मेरा आखिरी खिताब हो बहैसियत वज़ीर ख़ारजा। लेकिन मैं शाहद आरिफ साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक तरफ आज शाह महमूद भी और स्पीकर ने भी 2-3 दफ़ा ये बात की कि हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक चलेंगे, मनोअन उसको हम तस्लीम करते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो शायद उन्होंने पसपाई इख्तियार की, जहां पर वो ये कह रहे थे कि मुझे मायूसी है, लेकिन वहीं पर उन्होंने अवाम को कल इशा के बाद निकलने का बोला और अवाम में जाने का ऐलान किया। तो कहीं उनके लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो आज की इस वोटिंग को तस्लीम करते हैं, क्योंकि खुद कह चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। लेकिन अभी तक जो हो रहा है, और ख़ास तौर से इस वक्त जो काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस आपको नज़र आ रही है? पहली बात तो ये है कि आइन अब पीछे रह गया है, सियासत आगे आ चुकी है और दोनों जमातें जो हैं, अपोजिशन और हुकूमत, दोनों सियासत खेल रहे हैं। आइन वगैरह का मसला नहीं है। दूसरा ये है कि और फिर ये है कि दोनों को कुमक हासिल है। अपोजिशन को अदालत के फ़ैसले की कुमक हासिल है और जो हुकूमत है उसको आइन का जो स्ट्रक्चर है, पार्लिमानी स्ट्रक्चर, उसकी कुमक हासिल है। वो ये तशरीह कर रहे हैं कि 69 को जो हिसार था उसको तोड़ा गया है और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसका तस्वुर मजरूह हुआ है और हम उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आज आदम एतमाद कामयाब हो जाए और हुकूमत ख़त्म हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा इमरान ख़ान को, और अगर कल पे चली जाए डिबेट और कल उसकी ख़त्म हो तो अपोजिशन को क्या नुकसान होगा? यानी ये दोनों के सोचने की बात है कि अगर एक 24 घंटे मुद्दत बढ़ाने से एक तनाज़ा ख़त्म होता है, बहस हो जाती है, तसल्ली हो जाती है दोनों फरीकों को, और नतीजा वही निकलता है जो अपोजिशन के हक़ में है, जो अपोजिशन चाह रही है। लेकिन चूँकि इशू ये नहीं है, इशू और है, और वो आपको ट्वीट मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब का पढ़ के हैरत होगी कि अभी एक असम्बली में डिबेट चल रही है, 12 भी नहीं बजे, और उन्होंने कह दिया कि जनरल बाजवा साहब को तो जो है इस पर मुदाखलत करनी चाहिए। और भाई अगर वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न्यूट्रल हैं और वो मुदाखलत वैसे आज इस्लामाबाद के रेड जोन में काफ़ी अनयूजुअल मूवमेंट भी देखी गई। जी, अजीब सी बात है, अजीब सी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जी वो मार्शल लॉ वो लगवाना चाहते हैं। भाई ये तो लगता है कि आप लगवाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये जितनी भी डिबेट हो रही है, मकसद पुरअमन वो जो है इंतकाल इक़्तिदार नहीं है, बल्कि कोई ना कोई गंद फैलाना है, मुल्क के अंदर हालात को ख़राब करना है। मैं एक साइड की बात नहीं कर रहा। भाई ये हमेशा ये होता था, पहले भी अदम एतमाद बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में भी पेश हुई थी। स्पीकर इजलास बुलाता है, दोनों साइड से एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है, उसमें तय हो जाता है कि जी इतने घंटे ये इजलास चलेगा, इतनी तकरीरें होंगी दोनों तरफ से, इस वक्त वोटिंग होगी। ये हमेशा का मामूल है जमहूरी निज़ाम में, ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर ये आइनी ज़रूरत है वैसे बहस करना, आदम एतमाद की तहरीक तो पे बहस कराना आइनी ज़रूरत है। अगर कल पे चली जाए तो क्या उसमें होगा? के हैं वो उनको हासिल भी कर लें, जी
ठीक है, मेरे पास है इसका जवाब। डॉक्टर मोईद। इरशाद आरिफ साहब, इसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ, PMLN और पीपल्स पार्टी में कोई सुलह हो जाए और ये मरहला टल जाए और पार्टीज एग्री कर जाएं कि अर्ली इलेक्शन कर लेते हैं, इस तहरीक को वो वापस कर लें। और चूँकि ये खौफ है बाज़ हलकों में, बाज़ शख्सियात के अंदर ये खौफ है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसका फ़ैसला हो। जो जमहूरी निज़ाम होते हैं वहाँ हुकूमतें गिरती रहती हैं, बनती रहती हैं, कई दफ़ा चंद महीनों में गिरती बनती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जो इतना हैजान और खौफ है, ये इतनी परेशानी है, उसकी वजह यह है कि ये जो सारा कुछ जिस तरह से चला है, ये देखने में कुदरती और नेचुरल नहीं लगता। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसे नताइज यहाँ हासिल करने मकसूद हैं कुछ लोगों के, जो बज़ाहिर सिर्फ हुकूमत को चेंज करने का नहीं है, बल्कि यहाँ शायद बाद में इलेक्शन अक्टूबर के हो ही ना सकें। और ये भी एक खौफ जो है, और ये खौफ खाली तहरीक इंसाफ के लोगों में नहीं है, PMLN के बाज़ लोग जो हैं वो खुल के बरबला इसका इजहार नहीं कर सकते, और पीपल्स पार्टी के भी बाज़ पुराने अरकान हैं, उनको लगता है कि यहाँ शायद चीज़ें ख़राब हो जाएं। नहीं डॉक्टर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ। जी जी, मेरा भी डॉक्टर साहब इस्तदलाल यही है कि अगर इनको खौफ है, अक्टूबर में ना हो, क्योंकि मेरा इस्तदलाल भी यही है कि अगर इनको खौफ है और हमारा माजी का एक तल्ख तजर्बा भी है, तो ऐसी सूरत में तो इनको ज़्यादा पेशेंस का सबूत देना चाहिए, ज़्यादा दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि तहरीक आदम एतमाद आज कामयाब हो या कल कामयाब हो? इस इतनी बेचैनी, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, हम फिर अदालत में जा रहे हैं। भाई अब पहले ही आप कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट बहुत कमज़ोर है और आप उसको मज़ीद कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं। पहले ही आप कहते हैं कि जनाब इदारे जो हैं मुदाखलत करते हैं पार्लियामेंट के मामलात में, आप मुदाखलत कराने पर तुले हुए हैं। तो यही मेरा इस्तदलाल है कि अगर एक चीज़ खुश असलूबी से हो सकती है तो क्यों नहीं होने दी जा रही? जैसे आपने खुद ही पहले कहा था कि दोनों फरीकैन के लिए आप ये बात कर रहे हैं, जब उनको भी पता है कि उन्होंने जाना है, मेजॉरिटी नहीं रही है, सो वो भी बहाना ना दें, कि एक्सक्यूज ना दें ऑपोजिशन को कि अगर आप वोटिंग नहीं कराते 12 बजे से पहले तो कल हम देख रहे हो कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लेके हो। वैसे ही इम्तियाज गुल साहब, इस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है सोसाइटी के अंदर, अब आप वैसे ही कोई अपनी राय नहीं दे सकते, आपको वैसे ही गालियां पड़ती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं। अब वो जजेस पे एक आज ही मैं देख रही थी कि बात हो रही है, उनकी कैंपेन उनके खिलाफ अलग चल रही है, इदारों के हवाले से जो बात हो रही है, फौज को लेकर जो बात हो रही है। आप क्या करें? ये मुल्क को आपने जैसे वर्ड यूज किया कि हिजानी कैफियत से गुजर रहे हैं, तो इस हिजान से निकलना किस तरीके से है? अब इस वक्त कौन निकालेगा? वजीर आजम वोटिंग करवा के ये स्पीकर को बोल दें कि भाई कराओ, जान छोड़ो, ऑपोजिशन फिर इलेक्शन में देखा जाएगा जो होता है। माहौल में सियासी तौर पे इतनी इंतशार फैल गया है, तकसीम पैदा हो गई है कि उसमें अगर जो कुछ होना है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। ये एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगा के और सिर्फ ख़ुद को पवित्र और नेक पारसा साबित करके और दूसरे को जलील करना, इस अंदाज में मैं नहीं समझता कि हमारे मामलात का कोई हल निकलेगा। यानी हमारे अक्सर लोग जो कि दूसरी साइड के हैं, आप ये इस तरह से कह लें, वो ये देख रहे हैं कि जी इमरान खान को या PTI को अपने जो अदालत का फैसला है उस पर मनोअन अमल दरामद कर लेना चाहिए, लेकिन वो तमाम कॉन्टेक्स्ट जो है वो भूल जाते हैं। पहले भी हमने इस पर जिक्र किया, जो कि 7 मार्च के बाद से अनफोल्ड हुआ है। और मेरा ख्याल है हम एक ऐसे जगह पे हैं इस वक्त, ऐसे मकाम पे हैं जहाँ उसूल ज़ाब्ता की कोई परवाह नहीं है। जो भी अगर उसूल ज़ाब्ते के आर्गूमेंट अगर दे रहा है वो सिर्फ अपने मफाद में दे रहा है, दूसरे को वो ये हक नहीं दे रहा कि वो भी अपने मफाद में, अपनी प्रोटेक्शन में कोई कदम उठाए। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम ब्रेन समझते हैं पाकिस्तानी कौम के, उससे हाईएस्ट कोई फोरम नहीं हो सकता जहां आप बहुत एक विजनरी डिसीजन करेंगे और आप तवक्को करते हैं कि कौम के सामने जो अगर हिजान है या एक बहरान है या उसका एक मुस्तकबिल का सवाल है, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, स्टेट के इश्यूज़ हैं वहाँ पर, और फिर ज़ाहिर है कि जिस तरह की पोलराइजेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म की दानिशमंदी का तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट इस उलझे हुए मसले को सुलझाएगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उलझे हुए मसले को मज़ीद जो है वो उसको फंसा दिया है, उसको
मतलब वो मसला उलझ गया। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि हाँ ये गलत हुआ है, फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इस पर मजीद कानून साजी भी होनी चाहिए, लेकिन अब कौम को एक अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए ताकि इस बहरान का हल निकले। आखिरकार मकसद क्या है? जब यहाँ तो एक अजीबोगरीब चीज़ हो गई है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो डीनोटिफाई हो चुका था, एक कैबिनेट जो ख़त्म हो चुकी थी, वो वापस आ गए हैं और अब उनको दोबारा बुला के दोबारा ख़त्म करके निकालने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है, एक्सप्लेनेशन सादिया जी ये दी जा रही है कि 3 महीने की हमने हुकूमत करनी है कानून साजी करने के लिए। तो भाई आप 5 साल की हुकूमत करें, इलेक्शन जीते 90 दिन के बाद 5 साल की हुकूमत करें। कम से कम ये जो प्रोसेस है सिविलियन डेमोक्रेसी का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसे डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ खतरा ये है कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, कहीं इसमें ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ये कहीं खुदा न खास्ता डिसरप्ट ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। हम 1977 के मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं, आज से 50 साल पहले, जब पॉलिटिकल प्रोसेस डिसरप्ट हुआ और फिर एक अंधेरी रात शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सेक्टेरियनिज्म पैदा हुई, क्लैशनकोफ कल्चर पैदा हुआ, मजहबी मनाफरत पैदा हुई, एक शख्सी जो है पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इससे पहले पाकिस्तान में नज़रियों की पॉलिटिक्स होती थी 70s में, राइट और लेफ्ट की। तो अभी इस किस्म का खतरा है। जो लोग जहादीदा हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि किस किस्म का खतरा है। तो इसमें क्यों नहीं कर रहे जरदारी साहब कॉम्प्रोमाइज, क्यों नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूँ बहुत पॉपुलर हैं पंजाब में, तो खड़े खड़े 80 और 100 के दरमियान PMLN सीटें ले सकती है। वो तो जब अभी इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त भी शिकवा क्या था PMLN का कि मेजॉरिटी हमारी थी, हम चाहते तो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां बनाई। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताते चलें कि कुछ खबरें आ रही हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर को कुछ खतूत लिखे गए हैं। एक तो आजम खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से खत लिखा गया है सेक्रेटरी इंटीरियर को और उनसे ये सवाल किया गया है कि बताइए साबिक वजीर आजम को क्या क्या सिक्योरिटी मिलती है। फिर शेख रशीद साहब के खत का जिक्र है कि उन्होंने ये खत लिखा है, वजारत दाखिला को ये कहा है कि मेरी जान को बहुत ख़तरा है, लिहाजा मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, रेंजर्स जो है वो भी मेरी सिक्योरिटी पे मामूर हो। तो इस किस्म के जो खतूत हैं उनका सिलसिला भी जारी है। अपने ओहदे से हटने के बाद किसको क्या सिक्योरिटी मिलेगी उसका जायज़ा लिया जा रहा है। बहरहाल इरशाद आरिफ साहब, एक सवाल खास तौर से जुडिशरी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जजेस को लेकर इस वक्त ये बात हो रही है। आप पहले जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे और आपने बड़े मुहतात अंदाज में एक बात की और आपने कहा कि ऑब्वियसली मामला कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, मैं अभी इस पर राय नहीं दूंगा, लेकिन जब फैसला आ गया ऑब्वियसली उस पर तो हम हर कोई बात कर सकता है, तो तब आपने बात करनी शुरू की। अब मुझे बताइए कि जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बार बार हम ये बात सुन रहे हैं। अब मैं उस पर नहीं जा रही कि फैसला सही था या गलत था, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब हमारे सियासतदान, सियासी जमातें खुद इतनी स्पेस देते हैं और बाद में शिकवा करते हैं कि ये हमारी डोमेन में क्यों आ गए। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया, तमाम लोग खुश हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुश हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश हुई। साकिब निसार साहब अस्पतालों के दौरे करते थे, उनका काम नहीं था, पीपल्स पार्टी चीखती थी लेकिन इमरान खान साहब खुश होते थे। फिर उसके बाद आ जाइए इसी बेंच में, ये जो कल परसों 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे जिसने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। सब लोग बड़े खुश थे, उस पर किसी ने एतराज नहीं उठाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, ये उस बेंच का हिस्सा थे जिसने ये डिसाइड किया कि 62(1)(f) के तहत जो नाहली है वो ताहयात नाहली होगी। सबने बड़े शादियाने बजाए। आज क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जब खुद पे बात आई है? ये हमारा मजमूई मिजाज है। हम अजीब व गरीब एक सोसाइटी है कि हम देहात में जो पंचायत होती है उसके फ़ैसले को मानते हैं, इस पर एतबार करते हैं, लेकिन जो सिविल कोर्ट होती है, छोटी अदालत होती है, उसके फ़ैसले को नहीं मानते। उसकी वजह कुछ मामला तो ऐसे हैं जो क्योंकि हमारे यहाँ फ़ैसले इरशाद साहब माजरत मैं आपकी बात मुकम्मल सुनूंगी, कता कलामी की माजरे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, मैंने हैं, मैं उनसे बात कर लूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, क्या लग रहा है आपको, नेशनल असम्बली में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, क्या 12 बजे से पहले वाकई करवा देंगे स्पीकर साहब वोटिंग? देखिए सादिया, जहाँ तक मियाँ साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी फरमाइए। जहाँ तक ये हुकूमती रजीम का तल्लक है, ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम पर ये बात अया हो गई कि ये ना तो मानते हैं किसी आइन को, ना किसी कानून को, ना किसी रवायात को, और ख़ास तौर पर
इन 20-25 दिनों में तो जिन लोगों को गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई कि शायद कोई इन लोगों में थोड़ा बहुत कानून का, आइन का पास हो। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन, क्लियर जजमेंट के बाद अगर उसमें से भी ये चोर रास्ते निकाल रहे हैं इक़्तिदार पर रहने के लिए, इक़्तिदार के ऊपर जब ये कहा करते थे कि लानत भेजते हैं हम नेशनल असेंबली पर, लानत भेजते हैं, ये पिछले दिनों कह रहे थे मैं इस हुकूमत पर, तो भाई उसी पे लानत भेज के उससे चिमटे हुए भी हो। अब आप ये बताएं कि नेशनल असेंबली में बगैर मेजॉरिटी के कोई हुकूमत कायम रह सकती है? कोई मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, आप तो PMLN के उन लीडरान में शामिल हैं जिन्होंने बहुत हफ्ते, बहुत महीनों पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बताई जो बाद में सही भी साबित हुई। आपको खासी इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। इस मौके पे बहुत से लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते तो ठीक था, कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो सकें। आपकी पार्टी तो बिल्कुल उसके इंटरेस्ट में ही नहीं है कि इलेक्शन बहुत देर तक लटकें। एक वो खदशा आपको भी महसूस होता है कि कहीं ऐसी जो कोalition गवर्नमेंट बने वो बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों बड़ी जमातों के पास मिलके सिर्फ 140 मेंबरान हैं, फिर 6-7 जमातें मिलके 172 का नंबर पूरा करेंगी। कहीं कोई ऐसा हादसा ही ना हो जाए जिससे जमहूरियत डिरेल हो जाए, और अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते तो बेहतर थे। क्या कोई खदशा आपको भी महसूस होता है कि इलेक्शन के ना होने का भी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक आपका ये सवाल है कि दो बड़ी जमातें मिलके उनके नंबर 140 बनते हैं और जो जिससे हुकूमत ली जा रही है उसके अकेली जमात के 140-50 हों, तो वो अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो 155 जमातें 155 सॉरी, अगर 155 तादाद रखने वाले जमात कुछ डिलीवर नहीं कर सकी या अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकी या कोई रिलीफ नहीं दे सकी पाकिस्तानी कौम को या बेहतर हुकूमत नहीं कर सकी, तो ये मुख्तलिफ जमातें मिल के किस तरह जो है बाकी वक्त जो साल सवा साल का है वो कैसे हुकूमत कर पाएंगी या आवाम के लिए कौन सा बेहतर काम तो कर सकेंगी? ये बात सवा साल मतलब जो पीरियड रहता है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब आ जाए इलेक्शन कमीशन नहीं करा सके। खदशे का इजहार था वो ये था कि पहले आपकी जमात का मौकफ ये था कि हम इस किस्म की हुकूमत नहीं चलाना चाहते जिसमें हमारे पास सिर्फ 84 सीटें हों, क्योंकि जमात पॉपुलर है। हम चाहेंगे फौरी तौर पर इंतखाबात हों, हम तो 100 सीटें लेके आएंगे। अभी आप क्या समझ रहे हैं कि कम से कम सवा साल हुकूमत करेंगे, मतलब 2023 तक के इलेक्शन तक खींचना है इसको? आप ये हमें फरमा रहे हैं जावेद साहब? नहीं, मैं आपको जो अर्ज करने लगा था वो बात करने के बाद अगली बात मुकम्मल मैं इस तरह करना चाह रहा था कि कोई ये सारी इत्तेहादी जमातें मिल के अवामी रिलीफ का कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगी, साल सवा साल हुकूमत नहीं कर सकेंगी। उसका जो हम फौरी इलेक्शन से कह रहे हैं कि जाने का फायदा नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट जो है वो यही है कि देखें जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में चेंजिंग लाए हैं, जो इलेक्शन कवानीन में तरमीम लेकर आए हैं, वो EVM हो या हल्का बंदियों के हवाले से हो, ये सारी वो चीजें हैं जिसको अपोज करते रहे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि मैंने 15 खत लिखे चीफ एग्जीक्यूटिव को कि ये तरमीम साफ शफाफ इंतखाबात पर एक सवालिया वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ बिल्कुल देर हुई डिलिमिटेशंस के हवाले से। मियां जावेद लतीफ साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इरशाद आरिफ साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका जवाब भी सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जजेस के हवाले से, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक 92 न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। इरशाद आरिफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले और फिर जावेद लतीफ़ साहब से बात करने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी। हम जजेस के हवाले से जो कैंपेन चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर कैंपेन चल रही है, मेरा सवाल ये है कि आप यानी हमारे सियासतदान क्या खुद ये स्पेस नहीं देते हैं, फिर बाद में अगर ना कुछ हो रहा उनकी मर्जी के मुताबिक तो इदारों को दावतें देते हैं कि आइए हमारे मसले सुलझाएं। अभी भी कल परसों से ऐसी कुछ इत्तलात आई कि कुछ हुकूमती वुज़रा जो हैं वो मुख्तदर हलकों के चक्कर काटते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से हमारी जान छुड़ा दें इस चीज़ के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे अलग से चल रही है ये कैंपेन। ये क्यों होती है? जब दूसरों के साथ हो रही होती है तो सब खुश होते हैं, अपनी बारी आती है तो फिर आप इस तरीके से करते हैं। ये इसलिए कि हमारा मुआशरा जो है वो अभी भी जागीरदाराना और कबायली दौर में है। हम मंतिक और इस्तदलाल जो है किसी दलील के साथ कायल होना, इस पे बिलीव ही नहीं करते। मैं सच्चा हूँ और मेरा जो मुखालिफ है या मद्दे मुकाबिल है वो बिल्कुल झूठा है। इसके अंदर कोई, हालांकि जो मुआशरा एक तरक्की याफ्ता मुआशरा जो होता है, महज़्ज़ब मुआशरा होता है कि जी मैं दुरुस्त हूँ लेकिन मेरे मुखालिफ भी दुरुस्त हो सकता है, और मेरा मुखालिफ गलत है लेकिन मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये हमारी यहाँ सोच नहीं है और ये सोच पैदा भी नहीं की गई। मैं अगर थोड़ा सा टाइम हो, मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे जो A.K. बरोही साहब बहुत बड़े कानून दान और ज्यूरिस्ट गुजरे हैं, वो एक दौर में हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के दिल्ली में, इंडिया में। तो उनको गवर्नर जनरल का या प्राइम मिनिस्टर का एक पैगाम पहुँचाना था जवाहरलाल नेहरू के पास। वो वहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने पार्लियामेंट में उनका जो चैम्बर था वहाँ बुला लिया। जब वो चैम्बर पहुँचे तो उनके सेक्रेटरी ने बताया कि जी नेहरू साहब इजलास जारी है। उनका अंदाज़ा था इस वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं ख़त्म हुआ। तो वो इजलास में बैठे हैं, आप 10-15 मिनट इंतज़ार कर रहे हैं, इजलास ख़त्म होता है, वो आ जाते हैं। तो वो वहाँ बैठ गए। तो आपको पता है चैम्बर में वो स्पीकर लगे होते हैं, कार्रवाई आ रही होती है, वो कार्रवाई आ रही थी। वो 15-20 मिनट बरोही साहब कहते हैं कि मैं सुनता रहा कि वहाँ एक उठता था मेंबर, वो ऐसी तैसी करके रख देता था जवाहरलाल नेहरू की, फिर दूसरा होता था। वो 15-20 मिनट या आधे घंटे का जो वक्त था वो गालियाँ ही देते रहे नेहरू को, और वो बैठ के सुनता रहा। जब वो कमरे में आए तो आते उन्होंने माजरत की कि माफ़ करना, मैं इजलास चल रहा था, बड़ा अहम इजलास चल रहा था, तो इसलिए मैं वक्त पे नहीं आ सका। तो कहते मैंने उनको कहा कि हाँ मैं देख रहा था, बहुत अहम था। मैं इरशाद आरिफ साहब ये भी बताते चले कि जो वफाकी काबीना का हंगामी इजलास वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था वो भी शुरू हो गया।